हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई मेरे आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। और मेरे दोस्त, मैं मानता हूँ कि जब आसपास पेपर ना लगे, जब आसपास पेपर ना दिखे, ना कोई फॉर्म की डेट आसपास हो, तो हम लोग मायूस ज़रूर होते हैं और हम लोग मतलब टूटते ज़रूर हैं कि कब एग्ज़ाम आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही बेफालतू में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, फॉर्म आएंगे भी या नहीं आएंगे। क्या तब तो फॉर्म नहीं आएंगे जब हमारी जो है वो डेट मतलब हमारी जो है एज निकल जाएगी, तब तो फॉर्म नहीं आएंगे। तो बच्चे तरह तरह के ख्याल आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो जेन्युइन भी होते हैं। ठीक है, ये ख्याल मन में आते हैं तो मैं मानता हूं कि इनमें से बहुत सारे सही ख्याल आते भी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 महीने जिनकी एज में बच रहे होंगे और अभी भर्ती का कोई आसपास मतलब हमें लग रहा है कि अभी भर्ती आसपास है भी नहीं, तो उन्हें ये डर सता रहा होगा कि क्या पता मेरी एज पूरी होने के बाद भर्ती आए। तो मैं बिल्कुल आप लोगों की बात से सहमत हूं और आप लोगों की जो सोच हो रही है इस टाइम पे, मैं उसको भी ये कहता हूं कि ये सोच जो है हर एक जेन्युइन बच्चा इस बात को सोच रहा होगा। लेकिन फिर भी दोस्त, जो चीज़ हम लोगों के हाथ में है हमें उन पर काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि हम लोगों के हाथ में पढ़ना है और पढ़ाई बेटा कभी भी बेकार नहीं जाएगी। हम लोगों को हमेशा तैयार रहना होगा, हर एक अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए तैयार रहना होगा, उसे कब्जाने के लिए तैयार रहना होगा। और उसके लिए मेरे भाई आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो सेकंड लास्ट चैप्टर हम लोगों का चल रहा है मेरे भाई। हम लोग जो है वो एवरेज को कर रहे हैं और एवरेज मेरे भाई हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। मैंने कल आप लोगों को एवरेज का बताया था कि किसी भी एक ऐसा नंबर जो किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग एवरेज कहते हैं। एवरेज का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना भी डाटा मेरे पास दिया हुआ है उन सब का योग करके जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास औसत निकल के आ जाएगा। फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझी थी कि अगर मेरे पास कोई डाटा दिया हुआ है और हम एक संख्या से हर एक डाटा में वृद्धि कर देते हैं तो मेरे भाई औसत में उसी संख्या से वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी संख्या में हर एक संख्या में से हम कुछ घटा देते हैं तो औसत में से उसी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अगर लगातार आप लोगों के पास सम संख्याएं हैं या लगातार आपके सामने विषम संख्याएं हैं या फिर समांतर श्रेणी है तो मेरे भाई इनमें जो औसत हम लोग निकाल रहे होते हैं वो ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। अगर ठीक बीच में जो है अगर ठीक बीच में जो है वो दो संख्याएं आ रही हैं तो उन दोनों का औसत ही उस पूरी श्रृंखला का औसत हो जाएगा। दूसरी बात हम लोगों ने एक चीज और सीखी थी कि पहले और आखिरी को जोड़ के हमेशा आधा कर देते हैं तो उस पूरी श्रृंखला का, उस पूरी सीरीज का औसत निकल के आ जाएगा। हम लोगों ने इसका डेविएशन मेथड भी देखा था। अपने पास से कोई भी हम लोग एक एवरेज मान लेते थे, अगर उससे कम जो है वो डाटा दिया हुआ है तो नेगेटिव लेते थे और उससे ज्यादा कोई डाटा दिया हुआ है तो हम लोग पॉजिटिव देते थे मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार। तो अब उससे आगे हम लोग देखने वाले हैं। एक बार मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताइए कि कल हम लोग जो है वो कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे। अगर मैं कल की बात करूं मेरे भाई तो कल हम लोग कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे। कल हम लोग जो है मेरे भाई यहां तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। हम लोगों ने देखा था कि ABCD का औसत पूछा था जो कि 142 जो है वो निकल के आया था। 142 जो है वो नहीं 71 हम लोगों का निकल के आया था। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आराम से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और मेरे भाई जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन?
क्वेश्चन ने कहा है पी क्यू और आर का औसत वजन जो है वो 59 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन, बेटा ओरो नहीं है ये और है, पी और क्यू का औसत वजन जो है वो 55 किलोग्राम है और फिर क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन कितना होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बहुत छोटी सी मुझे बताइए, अगर पी क्यू आर का औसत 59 दिया हुआ है, अगर पी क्यू आर का औसत 59 दिया हुआ है, तो अगर औसत में हम संख्या की गुणा कर देंगे तो तीनों का योग निकल के आ जाएगा। भाई 3 की गुणा क्यों करी, क्योंकि 3 संख्याएं थी, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टेटिक्स बेटा अलग से कराऊंगा, मांगेलाल स्टेटिक्स अलग से कराऊंगा। उसने कहा है पी और क्यू का औसत वजन 55 किलोग्राम है। पी और क्यू का औसत कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ है, और अगर औसत में हम लोग 2 की गुणा कर देंगे क्योंकि 2 संख्याएं हैं, तो योग कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। आगे कहा है क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। क्यू और आर का औसत वजन जो है वो 58 किलोग्राम है। औसत में 2 की गुणा कर देंगे क्योंकि 2 संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 116 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू का वजन आप लोगों से पूछा है मेरे भाई, क्यू का वजन कितना हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिएगा, अगर P प्लस क्यू का योग पूछूं तो मैं 110 बैठ रहा है। अगर P प्लस क्यू की वैल्यू 110 यहां रखता हूं, तो ये प्लस का 110 है, इधर आके माइनस का 110 हो जाएगा, तो 177 में से 110 जाएगा, तो R की वैल्यू जो है वो 67 निकल के आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 67 निकल के आ जाएगी। कैसे आई है मेरे भाई? पी और क्यू का योग 110 दे रखा है, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। 177 में से 110 जाएगा तो आर की वैल्यू 67 निकल के आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू 67 निकल के आ चुकी है मेरे भाई, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 67 है, इधर आके माइनस का 67 हो जाएगा। 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। तो मेरे भाई क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो 49 हो जाएगी। अगर मैं क्यू की वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू की वैल्यू जो है वो 49 हो जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार फिर से समझ लो, तीनों का औसत 59 दिया हुआ है, औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। इन 2 का औसत 55 दिया हुआ है, संख्या की गुणा कर देंगे, इन 2 का योग निकल के आ जाएगा। इन 2 का औसत 58 दिया हुआ है, संख्या की गुणा कर देंगे, योग निकल के आ जाएगा। अब आप ये समझिए, P और Q को जोड़ के 110 है, दोनों का योग 110 है, प्लस है, इधर आके माइनस होगा। 177 में से 110 जाएगा तो 67 बचेगा R की वैल्यू। उस R की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी 3 संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। मेरे भाई जैसे कह रहा है वैसे करना। ए, बी और सी का औसत, औसत मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, वो सी से कितना अधिक है? सी से 2 अधिक है, यानी सी प्लस 2 आप लोगों को दिया हुआ है। ए और बी का औसत 48 दिया हुआ है। मेरे भाई ए और बी का औसत कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 48 दिया हुआ है। तो औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो ए और बी का योग जो है वो 96 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि डी जो है वो सी से 10 कम है, डी जो है वो सी से 10 कम आप लोगों को दिया हुआ है, तो सी और डी का औसत वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि भाई साहब सी और डी का औसत कितना हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात यहां से सुनिएगा, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर
3 की गुणा इसमें करूंगा 3c आएगा, और 3 की गुणा 2 में करूंगा 6 आ जाएगा। क्या a प्लस बी की वैल्यू 96 दी है, तो इधर ये कितना दिया है, 96 दिया हुआ है, प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 होगा, यहां 3c है, प्लस का c है, इधर आके माइनस का c हो जाएगा। यानी कि 96 में से 6 जाएंगे 90 बचेगा, और 3c में से c जाएगा 2c बचेगा। क्या c की वैल्यू जो है वो 45 निकल के आ जाएगी? क्या C की वैल्यू जो है वो 45 निकल के आ चुकी है? उसने पूछा है भाई साहब C और D का औसत पूछना चाह रहा है, क्या वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? तो C की वैल्यू 45 आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अगर 45 यहां रखेंगे तो D की वैल्यू 45 माइनस 10 35 आ जाएगी, और 45 और 35 80/2 का मतलब क्या होता है, इन दोनों का औसत जो हो जाएगा, इन दोनों का औसत जो हो जाएगा वो मेरे भाई 40 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तो आप लोगों के सामने इन दोनों का औसत क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी, बस क्वेश्चन में आप लोगों को अटेम्प्ट लेना है, और शायद मैं इस काबिल आप लोगों को बना चुका हूं कि क्वेश्चन में कितनी भी पेचीदापन आ जाए आप उस पर अटेम्प्ट जरूर ले लेंगे, है ना दोस्त। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। दोबारा से समझिए, ए बी और सी का औसत, औसत होता है योग बटे संख्या, वो सी से जो 2 ज्यादा दे रखा है। फिर उन्होंने कहा ए और बी का औसत 48 है, औसत में संख्या की गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। जब मैंने इसे यहां से सॉल्व किया तो 3 इधर आके गुणा में हो गया। यहां से देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू 96 है, प्लस 6 है, इधर आके माइनस 6, ये इधर जाएगा 3c माइनस c हो जाएगा। आपने कहा मेरे भाई 96 में से 6 गया 90, 3c में से c गया 2c, तो c की वैल्यू 45 आ गई। अगर 45 आ चुकी है तो 45 में से 10 जाएगा 35 आ जाएगा। तो मेरे भाई वो दोनों का औसत पूछ रहा है, यानी दोनों के योग बटे संख्या। 45 और 35 का आधा कर देंगे तो मेरे भाई 2 संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो औसत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, एक बार मेरे साथ पढ़िए मेरे दोस्त। ए बी और सी का औसत डी से 8 कम है। ए बी और सी का औसत, औसत कहा है, ए बी और सी का औसत जो है वो डी से कितना कम है, डी से 8 कम है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। यदि ए बी सी और डी का औसत 42 दे रखा है, ए बी सी और डी का औसत जो है वो 42 दे रखा है, तो औसत में 4 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 संख्याएं हैं तो योग निकल के आ जाएगा। तो आप कहेंगे इन चारों का योग जो है वो 168 निकल के आ जाएगा। अब यहां से एक बात सुनिएगा, 3 की गुणा इधर होगी तो ए बी और सी की वैल्यू जो है वो 3d माइनस 24 हो जाएगी। भाई 3 की गुणा यहां हुई, 3d हो गया, माइनस 8 दिया 24 हो गया। अब आपसे पूछा है डी की वैल्यू पूछा है, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह 3d माइनस 24 रख दो, इसकी जगह क्या रख देंगे, 3d माइनस 24 रख देंगे। और यहां क्या है, प्लस डी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 168 आपके सामने लिखा हुआ है। यहां अगर देखेंगे माइनस 24 है, इधर आके प्लस 24 होगा, तो आप क्या कहने वाले हैं, 192 हो जाएगा। और 3d और 1d 4d हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा। तो d की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू जो है वो मेरे भाई 48, इसका d की वैल्यू हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई साहब 3d माइनस 2 और d प्लस 5 का औसत बताइए, तो d की वैल्यू बस पुट कर दीजिए। अगर 48 तिया मैं बात करूं तो 144 में से 2 जाएगा, 142 बचेगा। और 48 और प्लस 5 कितने होते हैं, 53 होते हैं। इन दोनों का औसत पूछ रहा है तो दोनों का योग करके 2 से डिवाइड आप लोग कर देंगे।
तो यहां से आप लोग कहने वाले हैं 3 2 5 होगा, 5 4 9 होगा, 195/2, 2 नाम 18 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 97.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 97.5 मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बहुत दिन बाद लाइव आए हैं सर हम, बहुत बढ़िया बात है जी। देखिए एक बार फिर से, ए बी और सी का औसत, औसत की बात करता हूं तो तीनों का योग बटे 3, डी से 8 कम है, यहां से 3 की गुणा इधर कर देंगे, 3D माइनस 24 हो जाएगा। उसने कहा है ए बी सी डी का औसत जो है वो 42 दिया हुआ है, तो 42 की 4 में गुणा करेंगे, योग 168 आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू रखिए 3D माइनस 24 प्लस डी बराबर 168, माइनस 24 इधर आके प्लस 24, 4D बराबर इतना, तो डी बराबर 48 आएगा। 48 दिया 144 में से 2 जाएंगे, 142 बचेगा। 48 और 5 53 का औसत पूछ रहा है, यानी योग बटे 2 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर जो है वो आपके सामने 97.5 हो जाएगा। ये मेथड से ही हम लोगों को मेरे भाई जाने पड़ेगा, ठीक है। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, लेकिन एक ऐसे एग्जाम में पूछा गया है जो अपने आप में एक खास महत्व रखता है, एक खास वैल्यू रखता है। मैं बात कर रहा हूं सीजीएल मेंस के क्वेश्चन की। भाई साहब नहीं बोल रहा, गलती हो गई। अरुण शुरुआत से यही कमेंट कर रहा है मेरे भाई, गुरुजी आप सेकंड लास्ट क्यों बोल रही हो, अभी तो एज चैप्टर और डीआई भी है। ठीक है भाई साहब, गलती हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ मेरे भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन पढ़ के मेरे भाई जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 में 110 में 116 जोड़ दीजिए, 110 में 116 जोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, उसमें से 177 घटा दीजिए, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू और एक क्यू अलग लिख दीजिए। जब दोनों को जोड़ा तो यहां से दोनों को जोड़ के 226 हो जाएगा। PQR की वैल्यू रख दीजिए, इसमें से 177 घटा दीजिए, तब भी 49 आप लोगों का आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो भाई कैसे भी पढ़ लो, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो मुझे समझाने की कोशिश करिए कि भाई साहब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक्स वाई और जेड का औसत भार 50 किलोग्राम है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का औसत जो है वो 50 दिया हुआ है, तो उसमें 3 की गुणा कर देंगे तो योग कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई का औसत वजन 44.5 किलोग्राम है। एक्स और वाई का औसत वजन 44.5 है, तो औसत में 2 की गुणा कर देंगे तो 44.5 दूनी 89 होता है। क्या इन दोनों का योग 89 हो जाएगा? अगर इधर 89 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 150 में से 89 जाएंगे तो जेड की वैल्यू 10 में से 9 गया 1 बचेगा, और 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। ये बात क्लियर है आप लोगों के सामने। अब आप आगे बढ़िएगा। वाई और जेड का औसत वजन, वाई और जेड मतलब इसका औसत दिया हुआ है 53.5 दिया हुआ है, 53.5 की गुणा 2 में करेंगे तो 107 आएगा। यहां 107 प्लस है, इधर आके माइनस का होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 में से 107 जाएगा तो 43 बचेगा। बचेगा क्या? आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स वाई और जेड का भार क्रम से पी क्यू आर है, एक्स के भार को ये पी कह रहा है, वाई के भार को ये क्यू कह रहा है मेरे भाई, और जेड के भार को ये आर कह रहा है,
तो आप लोगों को बताना है P प्लस क्यू बटे R का मान बताना है। अच्छा ये बताइए कि तीनों को जोड़ के 150 बैठ रहा है, जबकि इन दोनों को जोड़ के ही x और z को जोड़ के ही मेरे भाई 104 बैठ रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 में से 104 हम लोग घटा देंगे तो आपके सामने जो है वो 46 निकल के आ जाएगा y, हाँ या ना। तो उसने पूछा है भाई साहब P और Q को जोड़िए, यानी x और y को जोड़िए, तो आप कहेंगे 89 हो जाएगा, और उसे जो है z से डिवाइड कर दीजिए, यानी 61 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप कहेंगे 61 एकम 61 होता है, कितना बचेगा? आप कहेंगे 28 बचेगा, 280 हो गया, 61 चौका 1.4 करके कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? फटाफट बताइए, क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ चुकी है या नहीं? डेविएशन से भी कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्टली है मेरे भाई। अगर तीनों का योग जो है 50 तिया 150 दे रखा है, और दो का योग 44.5 दूनी 89 हो गया, एक्स और वाई को जोड़ के 89 हो गया, तो जेड की वैल्यू 150 माइनस 89 यानी 61 आएगा। y और z का औसत 53.5 है, 2 की गुणा करेंगे तो y और z का योग 107 हो जाएगा, 150 में से 107 जाएगा तो x की वैल्यू 43 आ जाएगी। ये 43 आपके सामने है, ये 61 आपके सामने है, तो y की वैल्यू यहां से मेरे दोस्त दोनों के योग को इसमें से घटा देना, तीसरे की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। बस उसने पूछा है P प्लस क्यू बटे R, x की वैल्यू को उसने P कहा है, y की वैल्यू को उसने Q कहा है, और z की वैल्यू को उसने R कहा है, यानी x और y को जोड़ के z से डिवाइड करना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर बात समझ में आ चुकी है तो मेरे भाई एक बार थम्स अप करेंगे। अगर बात समझ में आ चुकी है मेरे भाई एक बार थम्स अप करेंगे। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा आरपीएफ मेरे भाई? आरपीएफ क्यों नहीं होगा? पढ़ाया गया है, कोई ऐसा थोड़ी है भाई बीच में चीजें छुड़वाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है सलोनी द्वारा 4 विषय में प्राप्त औसत अंक 51 है, और 5वें विषय में उसने 56 अंक प्राप्त हुए हैं, सभी 5 विषय में उसका नया औसत क्या है? बच्चे ध्यान से सुनना, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। 4 विषय का औसत कितना दिया हुआ है? 51 दिया हुआ है। अब मेरे भाई अगर इसी में 51 नंबर का और विषय ऐड होते हैं तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे 51 नंबर के आप लोग 1 करोड़ विषय ऐड कर लो, इसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे भाई,
यानी कि अगर 51 अंक वाले आप कितने भी इसमें ऐड करते हैं औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 51 अंक वाले कितने भी इससे हटाते हैं तो भी औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर 51 से ज्यादा अंक वाला इसमें शामिल होता है तो औसत जो है वो बढ़ जाएगा, और 51 से कम अंक वाला शामिल होता है तो औसत जो है वो घट जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर 51 से ज्यादा वाला व्यक्ति जाता है तो वो दूसरे का भी लेके चला गया है तो औसत घट जाएगा, और 51 से कम वाला व्यक्ति गया है अगर छोड़ के तो वो अपना कुछ छोड़ के गया है तो औसत बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकली हमें चीजों को सोचना है, ठीक है। आगे बढ़िए। उसने कहा है 5वें विषय में उसे 56 अंक प्राप्त हुए, यानी यहां से आने वाला जो व्यक्ति था वो 56 अंक लेके आया है, यानी वो 51 + 5 लेके आया है। पहले भी 51 था, अब भी 51 है, औसत में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये 5 जो है इसने औसत को बढ़ाने का काम किया है। टोटल पहले 4 सब्जेक्ट थे, अब इसको मिला के टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो इस 5 को 5 सब्जेक्टों में बांट दो, क्या प्रत्येक के हिस्से में 1-1 अंक आया होगा, यानी कि अब जो औसत है वो बढ़ जाएगा कितना, 1 अंक बढ़ जाएगा। पहले औसत 51 था तो अब औसत जो है वो 52 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या, है ना? भाई थोड़ी सी कफ की दिक्कत हो रही है मुझे, है ना? तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका बेसिक समझिए। औसत कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। अगर 51 के ही मार्क्स वाला कोई और सब्जेक्ट इसमें शामिल किया जाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 51 से ज्यादा सब्जेक्ट अंक वाला जो है इसमें शामिल किया जाता है तो ओवरऑल औसत बढ़ जाएगा, और 51 से कम वाला जो है इसमें शामिल किया जाता है ओवरऑल औसत घट जाएगा। अगर यहां 56 अंकों वाला शामिल किया गया है तो 51 से कितना फालतू आया है, तो आप कहेंगे 5 अंक फालतू लेके आया है। तो इन 5 अंकों की वजह से मेरे भाई कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। ये 5 अंक 5 सब्जेक्टों में बंटेंगे तो क्या हर एक व्यक्ति के खाते में 1 अंक और आ जाएगा, और हर एक व्यक्ति के खाते में आने वाला अंक ही औसत कहलाता है। तो मेरे भाई सबके हिस्से में 1-1 अंक आना मतलब औसत में 1 बढ़ जाना, यानी कि नया जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, जीने में घुसा दो समझा के। अच्छा, दूसरा तरीका समझ लो। 4 सब्जेक्टों का औसत कितना दे रखा है मेरे भाई, 51 दे रखा है। औसत में संख्या की गुणा करेंगे तो मेरे भाई आप कहेंगे 204 जो है इन 4 सब्जेक्टों का टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब 5वें विषय में उसे जो है वो 56 अंक और मिल गए, 56 अंक और मिल गए 5वें विषय में, तो आप कहेंगे अब योग जो हो चुका है वो 260 हो चुका है। अच्छा, 260 योग जो है वो कितने सब्जेक्टों का है, 5 सब्जेक्टों का, तो औसत कितना हो जाएगा, नया औसत जो है वो 52 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप औसत निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा तरीका है, ये इसका दूसरा तरीका है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फटाफट दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। चलिए, एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 75 हैं। 4 विषयों का औसत कितना दिया हुआ है, 75 अंक दिया हुआ है। लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत जो है वो 70 हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 5 सब्जेक्टों का औसत कितना हो गया, 70 हो गया, यानी ये जो आने वाला विषय था, क्या इसकी वजह से जो है औसत 5 कम हुआ है? ये जो 5वां विषय आया, अंग्रेजी का आया, इसकी वजह से औसत जो है वो 5 कम हुआ है। अगर औसत 5 कम हुआ है तो हर एक विषय से 5 नंबर कटे होंगे। क्या आने वाला जो विषय होगा वो 25 कम अंकों का आया होगा?
यानी पहले अगर 75 औसत चल रहा था तो जो अंग्रेजी जो आया है वो 25 कम अंक लेके आया है। क्या अंग्रेजी में जो अंक होंगे वो 50 अंक होंगे? क्या ये बात से सहमत हो? बात को दोबारा से समझिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि 4 विषय में टोटल औसत 75 दे रखा है। अगर एक सब्जेक्ट के जुड़ने से अगर एक सब्जेक्ट के जुड़ने से औसत घट रहा है तो वो जुड़ने वाला सब्जेक्ट जो होगा वो इससे कम का आया होगा। अगर एक सब्जेक्ट के जुड़ने से औसत बढ़ रहा है तो जुड़ने वाला सब्जेक्ट जो होगा वो इससे ज्यादा मार्क्स का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब मैंने कहा कि इंग्लिश के जोड़ने से औसत 70 हो जाता है, यानी औसत में 5 अंक की कमी आ रही है। अगर औसत में 5 अंक की कमी आ रही है तो हर एक सब्जेक्ट में 5 अंक की कमी आई होगी। तो 5 गुणा 5 क्या सबका योग 25 कम हो गया होगा? यानी आने वाला विषय जो होगा या जुड़ने वाला विषय जो होगा वो एक्चुअल औसत से 25 कम होगा। तो 75 में से 25 जाएगा तो आने वाला जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें जो मार्क्स होंगे वो 50 होंगे। अब मेथड से समझ लीजिए भाई, सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। जब आपने 4 विषय का योग देखा तो कितना बैठा? 75 बैठा। अगर मैं योग निकालूंगा तो 75 चौक 300 हो जाएंगे। क्या उन 4 विषय को जोड़ के 300 अंक बैठ रहे थे? अब जब इसमें अंग्रेजी के अंक जोड़ लिए तो टोटल हो गए 5 विषय। 5 विषय का औसत हो गया 70। 70 का योग निकालेंगे तो मेरे भाई योग जो है वो 350 आ जाएगा। यानी कि जब हम 4 विषय को जोड़ रहे थे तब सबका टोटल जो है वो 300 बैठ रहा था। लेकिन अब इंग्लिश के जुड़ने के बाद अब जो है योग 350 बैठ रहा है। तो इंग्लिश के जुड़ने की वजह से योग कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 50 ही इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे। 4 विषय का योग जो है वो आप लोगों को मेरे भाई 300 दिया हुआ है। 5 विषय का योग जो है वो आपको 350 दिया हुआ है। तो 5वें विषय में कितने अंक हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 50 अंक हो जाएंगे। दूसरा यहां से डेविएशन मेथड ये रहा आपके सामने, तो इससे भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन जो है वो 45 किलोग्राम दिया हुआ है। 4 सदस्य आप लोगों को दिए हुए हैं। इनका औसत कितना दिया हुआ है? 45 किलोग्राम दिया हुआ है। क्या इनका योग जो है वो 180 किलोग्राम हो जाएगा? बहुत बढ़िया। दादा और दादी परिवार में मिलने आते हैं तो टोटल अब 6 मेंबर हो जाएंगे। अब 6 सदस्यों का औसत वजन जो है वो 48 किलोग्राम है। तो योग कितना हो जाएगा? 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है दादा दादी का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात करें। जब 4 व्यक्तियों का योग करते हैं तो 180 आता है। जब 6 व्यक्तियों का योग करते हैं तो 288 आता है। तो जब हम 2 व्यक्ति बढ़ाते हैं तो योग कितना बढ़ जाता है? तो आप कहेंगे योग 108 बढ़ जाता है। यानी वो जो नए 2 व्यक्ति जुड़े हैं उनका योग जो है वो 108 है। तो औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे औसत जो है वो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे औसत जो है वो 54 आप लोगों के सामने हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक आसान सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब और टाइप के शुरू होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है पहले टाइप का। पहला टाइप जो था वो बिल्कुल बेसिक था मेरे भाई। अब इसके बाद जो है हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो योग कितना हो जाएगा? 55 चौका 220 होते हैं। 4 की गुणा, क्योंकि 3 दोस्त थे, एक पी था, टोटल मेंबर 4 थे। ठीक है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक हो, पी अपने 3 दोस्तों के 3 दोस्त मैंने मान लिए ए, बी और सी, इनके औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक हो। पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक हो, तो पी का भार कितना होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। पी का भार मेरे भाई कितना हो जाएगा? बड़ा आसान है भाई, यहां 3 की जगह जो है वो ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 220 माइनस पी आएगी। 220 माइनस पी आ जाएगी। और यहां क्या है मेरे भाई? 3 है, और यहां क्या है? 4 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप ये देखिए, जब 3 एलसीएम आ जाएगा तो 4 तिया ये 12 हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा। 3 की गुणा यहां करिए, ये 3p हो जाएगा। माइनस p है, इधर आके प्लस p हो जाएगा। क्या ये 4p हो चुका है? और 4p की वैल्यू 220 और 12 232 हो जाएगा। और 4p बराबर 232, तो 4 पंजे 20 होगा और 4 अट्ठे 32 होगा। तो क्या p की वैल्यू जो है वो 58 हो जाएगी? क्या P की वैल्यू जो है वो 58 हो जाएगी? प्रदीप कुमार बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है P और उसके 3 दोस्त, मैंने मान लिया A, B और C, 3 दोस्तों का औसत। तो बच्चे योग कितना हो जाएगा? औसत में 4 की गुणा कर देंगे तो चारों का योग आ जाएगा। उसने कहा P जो है वो A, B, C के औसत से 4 अधिक है। तो औसत कैसे निकलेगा? 3 से डिवाइड करके, इससे 4 अधिक है। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, 220 माइनस पी हो जाएगी। 3 एलसीएम ले लेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा मेरे भाई। 3 इधर आके गुणा में हो जाएगा, माइनस पी इधर आके प्लस में हो जाएगा। 220 और 12 232 हो जाएगा। 3p और 1p 4p हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 58 बार कट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। अब जो है हम लोग प्राकृतिक संख्याओं पे थोड़ी सी बात करेंगे। अब हम लोग जो है वो होल नंबर्स पे थोड़ी सी बात करेंगे, हम इवन नंबर्स पे बात करेंगे, और हम लोग ऑड नंबर्स पे बात करेंगे। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। You did not respond of my comment, so I am coming. हाँ, so I am coming soon to meet you after sale, after selection, sale नहीं selection। हाँ ठीक है,
भाई मतलब रेस्पोंड, मतलब अगर रेस्पोंड का ही जवाब देने आ रहे हो तो दोस्त फिर वो गलत है ना। आप तो ये कहो, आप तो ये कहो कि हम सिलेक्शन लेने आपसे मिलने आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। आप ही एक बार थोड़ा सा सोचिए मेरे भाई, क्या इतना कमेंट पढ़ पाना पॉसिबल होता है? क्या इतने बच्चों के एक साथ कमेंट पढ़ पाना पॉसिबल होता है जहां सेकंडों में कमेंट चल रहे हों? आप ही थोड़ा सा सोचिए हैं। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई? क्वेश्चन ने कहा है 50 और 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 50 और 100 के बीच बोला है, इसका मतलब 50 और 100 को काउंट नहीं करना है। तो 50 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 51 होगी, 51 से बड़ी 52 होगी। और अगर मैं 100 से पहली पूछूं तो क्या वो इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है? ठीक है, वो इनके बारे में पूछना चाह रहा है कि इनका औसत कितना होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं बता के आया हूं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे वो सम संख्याएं हो, चाहे वो विषम संख्याएं हो, चाहे वो आपकी समांतर श्रेणी हो, हमेशा औसत पहली और आखिरी को जोड़ के आधा करना होता है, आधा करना होता है बच्चे। तो आप 51 और 99 को जोड़िए, 99 और 100 पंजे 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150 होगा। और 150 का आधा कर देंगे तो मेरे भाई औसत कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 17 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बहुत शानदार। अच्छा, ये देखिए कि लगातार प्राकृतिक संख्या आपके सामने दी हुई है। तो अगर मैं बात करूं कि 8 संख्याएं इधर होंगी, 8 संख्याएं इधर होंगी, एक संख्या ठीक बीच में होगी। भाई यहां देखिए 8 संख्याएं तो इधर होंगी। मैंने बताया था कि अगर लगातार संख्याएं हैं तो ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत कहलाती है। ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत कहलाती है। तो टोटल 17 संख्याएं हैं, 8 एक तरफ बांट दो, 8 एक तरफ बांट दो, 16 संख्याएं हो गई और एक संख्या ठीक बीच में होगी। तो क्या ये बीच वाली संख्या जो है वही औसत हो जाएगी? क्या ये जो दी गई है ये 41 दी गई है? अगर मुझसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 41 में से मेरे भाई इधर 8 संख्याएं हैं। अगर मैं 41 में से 8 घटा दूं, अगर मैं 41 में से 8 घटा दूं तो मेरे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? 33 मेरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर औसत में से 8 संख्याएं हैं, लगातार 8 संख्याएं हैं, तो 8 को घटा दो, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और 41 में 8 जोड़ दोगे तो 49 जो है वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। कभी कभार वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर पूछ लेता है, तो उनको सॉल्व करने का तरीका यही है। औसत में से 8 घटाएंगे सबसे छोटी संख्या, औसत में 8 जोड़ेंगे सबसे बड़ी संख्या, और उन दोनों का डिफरेंस भी वो आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन मेरे भाई आप लोग देखोगे कि कोई भी एग्जाम हो वो अभाज्य संख्याओं का औसत जरूर वो आप लोगों से पूछ रहा होता है। तो सबसे पहले 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं आप लोग लिख लीजिए। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी, 29 होगी, 31 होगी, 37 होगी, 41 होगी, 43 होगी, 47 होगी, 47 होगी, 53 होगी, 59 होगी, 61 होगी, 67 होगी, 69 नहीं होगी, 71 होगी, 73 होगी, 79 होगी, 83 होगी, 89 होगी, 97 हो जाएगी। क्या यही 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं? टोटल 25 होती हैं, आप इनको काउंट करोगे टोटल 25 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। तो ये 2 फैक्ट और आप लोग याद रखेंगे मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा है आप लोगों से 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 30 और 50 के बीच,
30 और 50 के बीच जो है सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले योग निकालिए, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 1 16 और 3 19 को 9 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 और 3 19। योग को 4 से डिवाइड कर देंगे, योग को 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई यहां क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36 होगा, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। उसने पूछा है 30 और 50 के बीच 31 37 41 43 47। अच्छा 5 से डिवाइड करना है, 7 और 3 10 और 1 11, 7 18 और 1 19 को 9 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16 और 3 19 हो जाएगा भाई। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं चलिए, तो मेरे दोस्त कितनी संख्याएं हैं आप कहोगे, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15 होते हैं, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 5 नाम 45 होंगे, 39.8 हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई, 39.8 हो जाएगा। तो इनके बारे में जरूर याद रख लेना, आपका एसआई का एग्जाम हो, आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, वो कभी ना कभी अभाज्य संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ जरूर रहा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन को कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 70 और 100 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो ये भी HW है आप लोगों के साथ में, ये भी HW है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो m है। सबसे पहले तो ये देखिए क्रमागत है और विषम संख्याएं हैं, तो 5 का बोला है मेरे भाई 3 4 5, विषम संख्याओं का औसत दिया है m, तो ठीक बीच वाली संख्या जो हो जाएगी m हो जाएगी। हो जाएगी क्या भाई। यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती हैं, मान लो मेरे भाई विषम संख्याएं दी हुई हैं, मैंने इसको 5 मान लिया, इसको 7 मान लिया, ये 9 हो जाएगी, इससे पहली 3 हो जाएगी और यहां 1 हो जाएगी। ये 5 क्रमागत विषम संख्या है और इनका औसत जो है वो m है, m की वैल्यू मैंने 5 मान ली। यदि अगली 3 विषम संख्याएं जोड़ दी जाए, पहली विषम संख्या 11 है, इससे आगे 13 होगी और उससे आगे 15 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, पहले औसत क्या था 5 था, अब औसत कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी विषम संख्याएं हैं, 8 विषम संख्याएं हैं। तो 3 इधर बांट दो, 3 इधर बांट दो, ये जो बीच वाली 2 संख्याएं हैं इनको जोड़ के आधा कर दोगे तो क्या औसत आपके सामने आ जाएगा। यानी पहले औसत 5 था, अब औसत 8 है, तो 3 औसत बढ़ गया। यानी हम लोगों ने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया कि जितनी भी आप लोगों की विषम संख्या बढ़ रही होंगी, अगर वो कहे आगे 5 विषम संख्या जोड़ दी तो औसत कितना बढ़ जाएगा, आप कहना 5 बढ़ जाएगा। आगे 7 विषम संख्या और जोड़ दी तो औसत कितना बढ़ जाएगा, आप कहना 7 बढ़ जाएगा। आगे 9 विषम संख्या और जोड़ दी तो औसत कितना बढ़ जाएगा, आप कहना 9 बढ़ जाएगा। जितनी विषम संख्या आगे जोड़ोगे उतना ही औसत बढ़ जाएगा मेरे भाई।
ठीक है, तो यहां पहले औसत 5 था, अब औसत 8 हो चुका है। कितना बढ़ा? तो 3 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि आगे हम लोगों ने 3 विषम संख्याएं जोड़ी थी मेरे भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है, अगर 3 विषम संख्या जोड़ी है तो औसत में भी कितने का परिवर्तन हो जाएगा? 3 का परिवर्तन हो जाएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। मेरे दोस्त, ये अभी शुरू के 2 टाइप जो हैं वो बेसिक है। ये आगे के क्वेश्चंस को आपका छोटा करने का काम कर रहे होंगे। ये आपका बेसिक क्लियर कर रहे हैं। देखिए समझिए, हाँ, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो m है। मैंने 5 क्रमागत सम संख्या ले ली। पहली 4 ले ली, दूसरी 6 ले ली, तीसरी 8 हो जाएगी, चौथी 10, पांचवी 12। औसत जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, 14 हो गई, 16 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई, अगली 5 सम संख्या और जोड़ दी मैंने, तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? टोटल 5 शुरुआत में थी, 5 बाद में थी, टोटल हो गई 10 संख्याएं। 4 आप एक तरफ बांट दो, 4 आप एक तरफ बांट दो, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे और इनका औसत निकालोगे तो 14 और 12, 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या औसत जो है अब 13 हो जाएगा? यानी कि मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, पहले औसत कितना था? 8 था, अब औसत कितना हो गया? 13 हो गया। यानी औसत कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 5 बढ़ गया। अच्छा, इस 5 के बढ़ने की वजह क्या थी? 5 संख्याओं का आगे जुड़ना। यानी कि जो चीज हम लोग विषम संख्या में पढ़ के आए हैं वही चीज हम लोग जो है वो सम संख्या में पढ़ रहे हैं। अगर हमने आगे 5 संख्याएं जोड़ी हैं तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। अगर आगे हमने 3 संख्याएं जोड़ी हैं तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब m+5 आ जाएगा। सत्यम पाठक जी, गलत आंसर है आपका। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का जवाब होगा जितनी संख्याएं जुड़ी हैं उतना ही औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बेहतरीन क्वेश्चन, अभी तक जो कराया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी तक जो मैंने आप लोगों को कराया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्त मेरे आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 27 आप लोगों को दिया हुआ है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ये आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अच्छा, 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो 4 संख्या इधर हो गई, 4 संख्या इधर हो गई। क्या 9वीं संख्या यहां होगी? औसत कितना दिया है? 27 दिया हुआ है। 4 संख्याएं मेरे दोस्त इधर हैं, याद रखना 4 संख्याएं इधर हैं और 4 संख्याएं आप लोगों को इधर दी गई हैं, विषम संख्याएं दी गई हैं। अच्छा, ये बताइए विषम संख्याओं में कितने कितने का गैप होता है? 2-2 का गैप होता है। तो 27 में 4 इधर है तो 4 में 8 का गैप हो जाएगा। 27 में 8 जोड़ूंगा तो क्या आखिरी संख्या जो है वो 35 हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 35 कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा समझा दीजिए। तो 27 के बाद अगली विषम संख्या 29 आएगी, 29 के बाद 31 आएगी, 31 के बाद 33 आएगी और 33 के बाद जो है वो 35 आ जाएगी। यानी कि 4 संख्याएं हैं, एक संख्या में 2 का गैप होता है तो 4 संख्याओं में 8 का गैप हो जाएगा। 27 में 8 जोड़ेंगे तो लास्ट वाली संख्या 35 हो जाएगी। होगी या नहीं? अच्छा, ये बताइए 27 में से 8 घटाएंगे तो लास्ट वाली संख्या जो है वो 19 हो जाएगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। अब उसने कहा है एक संख्या तो इधर जोड़ दो, एक संख्या तो इधर जोड़ दो
और एक संख्या इधर जोड़ दो। यही तो कहा है 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। एक संख्या आपने इधर जोड़ दी और एक संख्या इधर जोड़ दी, क्या इस बीच वाली पे कोई फर्क पड़ा? अब भी 5 इधर हैं 5 इधर हैं, यानी औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब भी नया औसत क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है जितनी आप लेफ्ट हैंड साइड में संख्याएं जोड़ रहे हैं उतनी ही राइट हैंड साइड में अगर आप जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उसने यह कहा होता कि पिछली 3 संख्याएं जोड़ दी, आगे की 3 संख्याएं जोड़ दी, औसत में क्या परिवर्तन आएगा? कभी भी कुछ नहीं आएगा। पिछली 1000 संख्या जोड़ दी, आगे की 1000 संख्या जोड़ दी, औसत में क्या परिवर्तन आएगा? तो बीच वाली संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे कंक्लूजन आप लोगों को याद होने चाहिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों को सामने दिया हुआ है। फटाफट मुझे बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है वो 35 है। इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा? बड़ा आसान है। 6 लगातार सम संख्याएं हैं, 6 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत जो है वो 35 दिया है। मैंने कहा होगा कि जब भी वो सम संख्या दिया हो, लगातार सम संख्या दिया हो या लगातार विषम संख्या दिया हो या लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हो, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़ के आधा कर दोगे तो भी औसत आ जाएगा। और उसने औसत 35 दिया है, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 70 आ जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? 70 कहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का रहने वाला है मेरे भाई। कल यहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। टोटल 5 से 6 क्लास में ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये 2 क्लास जो थी वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की चली है। कल से कुछ क्वेश्चंस का हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। जब व्यक्ति आ रहा होता है, टीचर जुड़ रहा होता है, कोच का वजन जोड़ रहे होते हैं, ये कल के क्वेश्चन हम लोगों के रहेंगे। परसों के क्वेश्चंस बच्चे और स्टैंडर्ड के रहेंगे और उससे अगले दिन के और स्टैंडर्ड रहेंगे। टोटल हम लोग 6 क्लास में करेंगे। कोई भग्गी हम लोगों को नहीं है। धीरे धीरे चीजों को पढ़ रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि भाई लास्ट मोमेंट पे कोर्स को हमने खिंचवा दिया। बिल्कुल खिंचवाने का मतलब नहीं है भाई साहब। शांति से आराम से, ना आप बर्डन लेना ना मेरे ऊपर बर्डन डालना, आराम आराम से चीजों को समझने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।